हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा वीडियो सीरीज लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ दोस्तों, एक तो सबसे पहली बात तो हम लोग काफी दिनों के बाद आपके लिए साइंस का फंडा वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, और आप जैसा कि जानते होंगे कि कंटिन्यूअसली हम आपके सिलेबस वाले लेक्चर वीडियोस बना रहे थे। इसके लिए हमें वक्त नहीं मिल पा रहा था मैथ्स ट्रिक्स, साइंस का फंडा और स्कॉलरशिप के वीडियोस बनाने का। लेकिन मैथ्स ट्रिक्स भी हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है। अगर नहीं देखा है, फैक्टराइजेशन का है, जाके देख लेना। और पूरा बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस भरे पड़े हैं, आप जाओ देखो, बहुत प्यार दो यार जाके वीडियोस को। आप जितना हो सके उतना पढ़ोगे तो कंसेप्चुअल नॉलेज उतना ज्यादा गेन होगा, आपको क्लियर होगा, वो आप कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि साइंस का फंडा वीडियो सीरीज भी हम काफी टाइम से नहीं लाए, लेकिन आपके लिए आज मैं लेकर आ गया हूं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कंटिन्यूअसली कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाओ और थोड़ा इसका कंसेप्ट ज्यादा डीप में समझाओ। तो डेफिनेटली आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप आज ये वीडियो देख लेते हो। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक और चीज हमेशा जो बोलता हूं मैं कि प्लेलिस्ट आप चेक कर लो, क्योंकि आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस का जो वीडियोस है ना, बाकी सब्जेक्ट्स के, यानी कि साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स के, हर वीडियो प्रेजेंट है हमारे प्लेलिस्ट में। हमने अपलोड करके रखा हुआ है, अच्छे से बना के कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ है। जाओ चेक करो और अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ाई करोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो वी नो दैट कि हमारे जो न्यूटन थे उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए थे, लेकिन उसमें से एक लॉ जो था वो मोशन का लॉ था, जिन्होंने उसमें बहुत सारी बातें कही थी। तो जनरली मोशन की अगर मैं बात करूं तो मोशन का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि एक तरीके से मूवमेंट होना। जैसे कोई भी मूवमेंट हो गया, जैसे मैं यहां से यहां हिल रहा हूं, तो ये क्या है? मेरा एक मोशन है, ठीक है ना। कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। कोई चीज अगर अप एंड डाउन हो रही है तो उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन विच वी हैड ऑलरेडी लर्न्ड इन आवर सिलेबस वाले वीडियोस में, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर भी एक लॉ ऑफ मोशन का शायद चैप्टर है, वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपको ये तो पता होगा कि मोशन क्या होता है, लेकिन यहां पे लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करूं तो जनरली देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन की अगर हम बात करें। तो न्यूटन बाबा जो थे हमारे, उनके क्या थे? 3 लॉ थे। न्यूटन बाबा के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन बाबा का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बारी बारी से देखेंगे, ध्यान से देख लेना आप लोग। आपको पूरा का पूरा तीनों लॉ, 3 लॉ होते हैं, तीनों कंप्लीट आपको मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं। एनी बॉडी रिमेन इन इट्स रेस्ट पोजीशन, एनी बॉडी रिमेन इन इट्स रेस्ट पोजीशन unless and until an external unbalanced force is applied through it। आप बोल रहे होगे सर आपने इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा दिया, लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये डेफिनेशन सेल्फ मेड, ये मैंने खुद से बनाया। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि खुद से बनाया, नहीं तो न्यूटन सर गुस्सा हो जाएंगे ना, न्यूटन बाबा गुस्सा हो जाएंगे, अरे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो मैंने बताया, राहुल सर बोल रहे मैंने बताया। मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको एक समझा रहा हूं ईजी तरीके से कैसे आप डेफिनेशन याद रखें। बुक्स वगैरह में आप देखोगे डेफिनेशन थोड़ा सा और टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया, जो हिंदी में हम लोग सोचते हैं ना दिमाग में। क्योंकि हम लोग नॉर्मली कोई भी चीज दिमाग में क्या सोचते हैं, हम मराठी में सोचते हैं नॉर्मली, या तो हिंदी में सोचते हैं, या फिर हम कोई दूसरे कास्ट के होंगे, आई मीन टू से दूसरे रिलीजन के होंगे, तो शायद अलग भाषा में सोचे। जो भी हमारा लैंग्वेज होता है वो लोकल लैंग्वेज हमारे दिमाग में चलता है, करेक्ट है। तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, और वही चीज आप एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलना क्या चाहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलना यह चाहता है कि एनी बॉडी रिमेन इन इट्स रेस्ट पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड थ्रू इट। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है, समझ लो ये मेरा मार्कर है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या रहेगा? रिमेन रहेगा इन इट्स रेस्ट पोजीशन, वो अपने रेस्ट पोजीशन में रिमेन रहेगा, मतलब रुका रहेगा। रेस्ट पोजीशन मतलब आराम वाले सिचुएशन। समझ लो कि ये मेरा मार्कर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, ये यहां पे मैंने हाथ पे रख दिया इसको, तो ये क्या है? रुका हुआ है यहां पे, ठीक है, यहां पे रुका हुआ, यानी कि ये क्या है? अभी अपने रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये अपने स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ है,
अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड थ्रू इट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में तब तक रुका रहेगा जब कोई भी बाहर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, और अनबैलेंस फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो इसका बैलेंस खराब कर दे। यानी कि समझ लो ये मेरा हाथ है, मेरे पास फोर्स है, ताकत है ना मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। तो समझ लो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो पहले जो ये मार्कर इधर था, अब ये मार्कर कहां चला गया, आगे चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया, मूवमेंट आ गया। तो यही चीज तो है हमारा लॉ ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से तब तक नहीं हिल सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बाहर से उसके ऊपर अप्लाई ना करे। और यही चीज है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी चीज ले लो, एक पत्ती जो होती है ना, पत्ती, लीव्स, पेड़ों के जो पत्तियां होती है, लीव्स जो होते हैं, वो पत्ती भी नहीं हिल सकती जब तक हवा ना चले। आपको पता होगा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार एकदम हवा ही नहीं चलता, एकदम ब्लैंक होता है, तो आप देखते हो जाके, अरे यार इतना गर्मी हो रहा है यहाँ पे, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। तो ये एक मुहावरा है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या था, हवा नहीं चल रहा है, और हवा नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली पत्ता नहीं हिलेगा, क्योंकि पत्ता अपने रेस्ट पोजीशन में है, और उसको हिलाने के लिए, पत्ता को हिलाने के लिए हवा चाहिए। हवा क्या है, मेरा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो अगर बाहर से कोई भी चीज, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा तभी तो पत्ता हिलने लगेगा, और ये हर चीज के ऊपर लागू होता है। ऑटोमोबाइल, गाड़ी, ठीक है, तो गाड़ी जो होती है, व्हीकल्स जो होती है, अब आप बोलोगे कि सर व्हीकल्स तो हम खुद चलाते हैं, करेक्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सेलेटर देते हैं। एक्सेलेटर देने से क्या होता है, इंजन चलता है, जिसके वजह से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, तब जाके आपका चेन एंड स्प्रॉकेट घूमते हैं, तब आपका चक्का घूमता है ना, व्हील घूमता है ना, टायर घूमता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया ना, पेट्रोल डाला, उसमें ब्लास्ट हुआ सिलेंडर के अंदर, वो घूमने लगा, रेसिप्रोकेशन मोशन से क्रैंकशाफ्ट घूमने लगा। ये सब मैं इंजीनियरिंग वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर, यू नो दैट। नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है गाड़ियों के अंदर, ठीक है। तो लेकिन मेरा पैशन है टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा, टेंशन मत लेना उसका। तो कहने का मतलब ये था कि उसमें भी हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो वो गाड़ी चल रही है। तो ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। इवन पंखा हमारा घूमता है, तो हम बिजली से उसको क्या कर रहे हैं, मोटर को घुमा रहे हैं, तो यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो घूम रहा है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट है वो क्या करना पड़ता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है, याद रहेगा क्या आपको ये चीज। एग्जाम्पल्स आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो, पत्ते का एग्जाम्पल, हिलने का, गाड़ी का एग्जाम्पल, जो मैंने मार्कर का, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेबल पे रख के एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं खाली, ठीक है। याद रहेगा ये चीज। आगे बढ़े, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर जाते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो, ठीक है। सेकंड लॉ पे चलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही मजेदार, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो सेकंड वन, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये मोशन का जो सेकंड लॉ है न्यूटन बाबा का, ये क्या कहता है, इसका भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। इनका डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये बोलता है कि तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अभी मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द अप्लाइड फोर्स। ये इसका डेफिनेशन है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, बताओ थोड़ा सा, इसका कंसेप्ट तो समझाओ। तो कंसेप्ट समझाने के लिए तो दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना जनाब, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले समझो कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लिखते हैं यहां पे हम लोग, चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई भी चीज जब चेंज होता है, यानी कि वो किसके रेफरेंस में चेंज होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यानी कि अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूंगा तो वो हो जाएगा दोस्तों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और अपॉन टाइम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज भी कैसा हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हो रहा है। तो मैंने क्या ले लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये है फिजिक्स का फंडा। क्यों फंडा है ये चीज, देखो हमारा टॉपिक का सीरीज का नाम क्या है, साइंस का फंडा, क्योंकि हर एक चीज में एक फंडा होता है। क्या फंडा छुपा है कि मैंने बोला डेफिनेशन के हिसाब से तो चेंज ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। तो मोमेंटम का मतलब आप सभी जानते हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी,
ये आप सब जानते होंगे यार, नहीं जानते होंगे तो यार आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार साइंस के फंडा वीडियो सीरीज में भी बनाया हुआ है मोमेंटम के बारे में। तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी लेंगे, बीच में माइनस है, इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, यानी mv मास इंटू वेलोसिटी फाइनल मतलब हो गया मोमेंटम, mu मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये हो गया इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। इसमें से आप m कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी बचेगा। यहां पे समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पे। और वी नो दैट कि ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, बताया है बहुत बार, बच्चे भूल जाते हैं, दैट इज ए यानी एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एम ए, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा डेफिनेशन के हिसाब से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही आया ना, एमए आया, और वो किसके बराबर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उससे जो हमारा फोर्स रहेगा, जो अप्लाइड फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, सॉरी एफ अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एम ए। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मुझे हटाना है तो हम लोग लिखते हैं इसको एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं m मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय के, और ये k जो रहेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, f इज इक्वल टू एम ए बचेगा, एंड दिस इज नोन एज द न्यूटन सेकंड लॉ। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ कि कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का हो वो किसके बराबर रहेगा, उस पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि कितने वो मास और वेलोसिटी को लेके जा रहा है। जैसे ट्रक चलता है तो ट्रक ज्यादा स्पीड से चलेगा, समझ लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक चल रहा है, और एक साइकिल 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एंड एक आदमी जा रहा है सड़क पे, उसको ट्रक ने ठोक दिया पीछे से आके 50 किलोमीटर की स्पीड से, और वही साइकिल वाला 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, उसने भी दूसरे व्यक्ति को उसी स्पीड से ठोक दिया, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, जिसको ट्रक ने ठोका। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि ट्रक का वजन ज्यादा होता है, मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा उसको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। तो ये मोमेंटम का कंसेप्ट हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके हिसाब से हो रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, वो कितना ताकत लगा रहा है। तो ताकत कौन लगा रहा था, ट्रक लगा रहा था। इसके लिए हमारा कंसेप्ट है कि अगर आपको किसी भी चीज का फोर्स जानना है अप्लाइड फोर्स का, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़े दोस्तों, कंसेप्ट भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी लॉ ऑफ मोशन पे, जो कि हमारा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जनाब, आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। चलो थर्ड पे जाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स बाबा का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखो सबसे पहली बात कि न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक कॉमन सा डेफिनेशन है, बहुत ही सुंदर सा, और ये इंजीनियरिंग तक मुझे याद था। क्यों, क्योंकि मुझे याद है मेरे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर जब मैं एडमिशन लिया था तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ, ठीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवाया गया था इसको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। आप लोग तो 9th में ही पढ़ रहे हो, बहुत लकी हो। हम लोग को तो शायद 9th में नहीं था ये, हम जब 11th में थे तब हमको पता चला था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कुछ चीज़ होता है। आप लोग लकी हो कि आप लोग पहले से ही बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो, और हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जैसा मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आया तो प्रोफेसर ने मुझे पूछा बताओ न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ का डेफिनेशन मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे ना एक कंसेप्ट उसका याद था, क्या, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक कहावत होती है ना कि तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुमको बदले में भी अच्छा ही मिलेगा, अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तुमको बदले में बुरा ही मिलेगा। और यही इसका कंसेप्ट है न्यूटन के थर्ड लॉ का, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब तुम जैसा काम करोगे उसके ही जैसा
लेकिन बदले में अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब तुमको, यानी कि तुमने अगर किसी के ऊपर उंगली दिखाई तो बदले में वही उंगली घूम के वापस से तुम्हारी ऊपर आएगी। अब इसको थोड़ा सा साइंस के हिसाब से समझते हैं। मैंने तो आंसर दे दिया था, प्रोफेसर खुश भी हुआ, शाबाशी भी दी, लेकिन आप लोग को भी इसी प्रकार आंसर देना है और शाबाशी लेना है। कैसे याद रखना है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत साधारण सा डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे पास एक गेंद है, बॉल है। अब वो बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, मेरे सामने वाली दीवार के ऊपर बहुत ही जोर से फेंक के मार रहा हूं। तो वो बॉल को जब मैं फेंक के मारूंगा तो वो दीवार बॉल के ऊपर वापस से उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि फोर्स मैंने उसको प्रोवाइड किया था। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जितनी तेजी से अगर मैं अपना मुक्का इस बोर्ड के ऊपर मारूं, चलो ये बोर्ड तो नरम है, टूट जाएगा, अपना नुकसान नहीं करूंगा मैं, दीवार है सामने, और ये दीवार को मैं क्या करूंगा, एक मुक्का जोर से मारूंगा तो बदले में मुझे भी दर्द होगा, यानी कि दीवार ने भी उतना ही फोर्स मेरे हाथों पे लगाया जितना कि मैंने दीवार पे लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स किसी वो ऑब्जेक्ट बाकी चीजों के ऊपर अप्लाई करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रॉकेट का कंसेप्ट। आपको पता है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है स्पेस के अंदर, ठीक है ना, समझ लो ये आपका रॉकेट है, ठीक है ना, ये तो आप जानते होंगे यार, इस प्रकार का कुछ रॉकेट होता है, ठीक है। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है स्पेस में तो इधर से बहुत आग फेंकता है, पहले इनिशियली बहुत थ्रस्ट आता है और नीचे से आग फेंकता है। तो नीचे से आग फेंक रहा है यानी कि कहीं ना कहीं वो एक फोर्स जो है जमीन के ऊपर अप्लाई कर रहा है। वो जो फोर्स नीचे अप्लाई कर रहा है तो बदले में जमीन भी उसके ऊपर से एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड उसको लिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो द लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बोल सकते हैं। बाकी बाउंसिंग द बॉल, ऐसे देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स भी है, वो भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ में आ जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपको याद रह जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। और यही है दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको क्लियर कट बता दिया कि न्यूटन बाबा जो थे उनके कौन कौन से 3 लॉ थे। तो पहला लॉ पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, और हर एक कंसेप्ट विद एग्जांपल भी आपको मैंने समझा दिया। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे था, यहीं पे मैं आज का वीडियो समाप्त करूंगा। और ऐसे ही इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपको चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए साइंस का फंडा के अंदर, प्लीज मुझे कमेंट में पूछ के बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट से। और ये वीडियो कैसा लगा है वो भी बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।